Very good morning to all my dear and lovely students. Today we will do chapter number 1, that is a poem in your book हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं। श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। जब भी किसी लेखक या कवि का नाम आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने उसके आगे आदर और सम्मान के लिए श्री का प्रयोग और अंत में जी का प्रयोग करना है। आई होप इट इज क्लियर। कवि के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी जो थे वो एक प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और शिक्षाविद भी थे। हिंदी कवि थे और शिक्षाविद भी थे, शिक्षा देने वाले भी थे। उनकी मौत पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो उस समय में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली हस्ताक्षर ही नहीं थे। हस्ताक्षर होता है सिग्नेचर, मतलब उनका अस्तित्व हिंदी साहित्य में बहुत अधिक था और उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। एक विशेष स्थान था उनका हिंदी साहित्य में, अपितु वह अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे, मतलब उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्य किए और लोगों को अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा जागरूक किया। उनकी कृतियों में न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त हुआ और अपितु वे युग के मुद्दों पर निडर रचनात्मक कमेंट्री थे। मतलब वो निडरता से लिखते थे, जो भी लिखते थे वो बहुत ही निडर भाव से लिखते थे, किसी से डरते वो बिल्कुल भी नहीं थे। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कवि की क्या बैकग्राउंड है, कवि ने क्या क्या लिखा। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने इसके बारे में आपको बताया है और आपको आई होप कि सबको पता चल गया होगा कि कवि ने क्या क्या लिखा और वो कितनी निडरता से लिखा, और उस समय के प्रधानमंत्री ने भी उनके बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षा करते हैं। सबसे पहले कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, ये आप सबको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। कई बच्चों को सन नहीं याद होते हैं, डेट नहीं याद होते, लेकिन मुझे लगता है कि स्वामी सानदास के बच्चों को सभी को याद ही होगा, क्योंकि आप एसएस में, ईवीएस में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये कर चुके हो और आपको पता होना चाहिए कि भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र हुआ था। आपको गुलामी प्रिय है या आजादी? आजादी ऑब्वियसली आपका आंसर होगा, आजादी। आपके विचार से पक्षी क्या चाहते होंगे? आजाद रहना। और प्रकृति कि अगर आप निकट जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि जो हर व्यक्ति जो है जैसे आज़ाद रहना चाहता है, पक्षी भी उसी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपने मन के भाव ही वो इस कविता में बता रहे हैं। इस कविता में क्या दिया गया है कि पक्षी खुले आसमान में उड़ते हुए चाहते हैं, उन्हें उड़ना बहुत पसंद है। अगर आपको कोई बांध के रखे जंजीरों में या कैद करके रखे तो आप पसंद नहीं करते हो। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर जब हक जमाना शुरू कर दिया, उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। उन्हें बिना किसी कारणवश ही, बिना किसी गुनाह के ही उन्हें जेलों में बंद कर दिया। तो भारतीयों को वो बात पसंद नहीं आई और तभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा और आज़ादी हासिल की। पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं। यहाँ हम कोरिलेट इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, उसे पसंद है। कोई भी बंधनों में बंधना या जकड़े होना पसंद नहीं करता। और यदि पक्षियों में को पिंजरे में बंद कर दिया जाए
और दाना पानी के लिए आप चाहे उन्हें 100 चीज़ें परोसो, बहुत पकवान दो, अच्छी अच्छी चीज़ें दो, कटोरी चाहे सोने की हो, चांदी की हो, लेकिन उन्हें उनसे अच्छा क्या लगता है? उड़ना। उन्हें वो खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका खाना तो प्रकृति का जल पीना है, फल खाना है, और वो केवल बागों में, खुले आसमान में ही संभव हो सकता है जब वो उड़ते हैं। उन्हें तो बहती हवा, जल, नीम का फल अच्छा लगता है, चाहे नीम का फल कड़वा ही हो, लेकिन उन्हें वही खाना अच्छा लगता है। पिंजरे में रहकर उनके लिए खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल, ये सब कुछ सपना ही हो जाता है। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि भगवान ने उनको पंख दिए हैं तो उन्हें विचरने के लिए खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। तो इसके संबंध में ही मैंने ये इसलिए बताया कि इसी के संबंध में ही आज हम ये कविता पढ़ेंगे। आपकी बुक में गिवन है, फर्स्ट पैराग्राफ पर फिंगर रखो सभी बच्चे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है आजाद, गगन मीन्स आसमान के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, पिंजर बद मीन्स पिंजरे में बंद, कनक तीलियों, कनक होता है सोना, सोने को कहा जाता है, तीलियों सलाखों से टकराकर, से टकराकर, पुलकित, पुलकित मीन रोमांचित, रोमांचित मतलब क्यों कहा गया है, रोमांचित पंख का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है कि उड़ना, जब वो उड़ते हैं तो वही उन्हें आनंद देता है, रोमांचित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी मनुष्य से अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं ये इस कविता में दिया गया है। सबसे पहले आप संकेत बिंदु लिखोगे, जैसे कि हम पंछी से लेकर मैदा तक मैं अभी फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी, इसको आप फर्स्ट पैराग्राफ बनाओगे, फिर सेकंड और थर्ड को आप ज्वाइन, थर्ड और फोर्थ को ज्वाइन करके आप एक पैराग्राफ बना लेना, और फिर लास्ट 2 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर आप इन दोनों को ज्वाइन करके एक पैराग्राफ बना लेना, जब आपने प्रसंग सहित सलाट करना। और इसका एक फॉर्मेट भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से करना है। संकेत के लिए फर्स्ट 2 शब्द ले लो, और जो सेकंड पैराग्राफ है मैदा से, वो 2 शब्द ले लो, और फिर उसके बाद अपने प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में से ली गई हैं, और इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, और वे अपनी लेखनी के माध्यम से पक्षियों के मन के भावों को मनुष्य से बता रहे हैं, मनुष्य को बता रहे हैं, जो पक्षियों के मन की इच्छा है वो उसके बारे में बता रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पंछी का मतलब पक्षी है, और पंछी के आप पर्यायवाची शब्द भी कर सकते हो, जैसे पक्षी, खग, विहग, नभचर, आपको ये पता होना चाहिए। उन्मुक्त खुले, खुले मतलब गगन आसमान, और पुलकित जो है वो रोमांचित या कोमल भी कह सकते हो, कनक सोना। अब किस तरह से आप लिखना है आपने कि पक्षी अपने मन के भावों को बताते हुए कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम, हमें अगर आप कैद करके रखते हो तो जस्ट अ मोमेंट, पक्षी अपने मन के भावों को वो बताते हुए कह रहे हैं कि हम आज़ाद पक्षी हैं, और हमें पिंजरे में पिंजर बद ना गा पाएंगे, हमें पिंजरे में कैद होकर हम अपना जो मीठा गाना है उसे हम नहीं गा सकते, उनमें हम नहीं गुनगुना सकते। चाहे भले ही हमें सोने का पिंजरा क्यों ना बना दो, चाहे हमें सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रखो, हमारे जो रोमांचित पंख हैं वे उस पिंजरे में लगी हुई सलाखों, सोने की सलाखें, सोने की छड़ियां, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है कि चाहे उस पिंजरे की जो छड़ें हैं
जो सलाखें हैं वो सोने की ही क्यों ना हो, उनसे टकराकर हमारे पंख जो है वो टूट जाएंगे, हमारे पुलकित पंख जो हैं टूट जाएंगे, क्योंकि हमें तो केवल आज़ादी पसंद है, और हम अगर हमें कैद करके रखा जाएगा तो हम अपना मीठा गाना जो है वो भूल जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें सोने के पिंजरे में चाहे कैद क्यों ना रखो, वो कैद रहना पसंद नहीं करते, उनके पंख जो हैं वो उस सोने के पंजरे के पंख की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पर आओ। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहता है हम तो नदी नालों झरनों आदि का जो बहता हुआ पानी है हम तो उसे पीने वाले हैं, हम उन नदियों का झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, हम पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हम उस चाहे उस पिंजरे में पीने के लिए पानी है, खाने के लिए बहुत कुछ है, हमें वो पसंद नहीं है, हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कटुक होता है कड़वी, निबोरी कटुक कड़वी, और निबोरी होता है नीम का फल, नीम का पौधा होता है, उसको पेड़ बन जाता है और उस पर गोल गोल नीम के फल लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो कड़वे नीम के फल खाना अच्छा लगता है, हमें तो कड़वे नीम के फल ही अच्छे लगते हैं, हमें चाहे सोने की कटोरी में खाने पीने के लिए कुछ भी परोसो, हमें वो नहीं भाता, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हम तो खुले बाग बगीचों में कड़वे नीम के फल ही खाना पसंद करते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी जल देखो शब्द आ रहा है, जल के आप पर्यायवाची शब्द कर सकते हो, जल, वारी, नीर और सलिल। तो पक्षी अपने मन के भाव बता रहे हैं कि उन्हें कड़वे फल खाना अच्छा लगता है और उन्हें बहता जल पीना अच्छा लगता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, अब इसका भाव इसमें यही है कि मनुष्य स्वतंत्रता जो है वो चाहे वो कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सबको प्रिय होती है, कोई भी कैद में रहना नहीं पसंद करता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण होता है सोना, स्वर्ण मीन्स सोना, सोना, श्रृंखला होता है कड़ी, जंजीर, जैसे कि चेन, गोल्ड चेन मम्मा पहनती है ना, आपने देखी होगी, श्रृंखला होता है कड़ी, तो सोने की चेन को भी कहा जाता है। स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरों के बंधन में अपनी गति, अपनी चाल, गति मतलब अपनी चाल, गति मतलब चाल, उड़ान, जो वो उड़ते हैं उसे उड़ान भरना कहा जाता है, उड़ान। और उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी गति उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं। सपने देखना हर एक को अच्छा लगता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पक्षी हो। तरु की फुनगी पर के झूले। अब तरु की फुनगी क्या होता है? तरु की फुनगी पेड़ के ऊपरी भाग को कहा जाता है। तरु की फुनगी किसे कहा जाता है? पेड़ के ऊपरी भाग को तरु की फुनगी कहा जाता है। और जो पक्षी हैं वो पेड़ के ऊपरी भाग पर जो बड़े बड़े फल फूल लगे होते हैं, ऊपरी भाग है, उस पर झूले लेते हैं, लटकते हैं। आजकल जैसे मौसम अच्छा है तो आप सुबह उठकर अगर किसी बाग में जाओ तो आप पक्षियों को देखोगे कि वे पेड़ों पर सबसे ऊपरी भाग पर टहनियों पर झूले लेते हैं। तो इसमें पक्षी कहते हैं। उसके बाद है, वो कह रहे हैं कि वो मतलब बंधन में रहना उनके लिए एक जीवन में परेशानी सी बन गया है, और अपने मन के भाव वो इसमें प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सोने की इन जंजीरों में बनकर, अब आपने किस तरह से इसका सलाट लिखना है कि सोने की इन जंजीरों में बंद कर हम अपनी जो स्वाभाविक चाल है, जो उनकी जैसे वो उड़ते हैं, वो सब भूल गए हैं। उड़ने का ढंग ही कहते भूल गए हैं। क्योंकि क्यों भूल गए हैं? क्योंकि उन्हें कैद करके पिंजरे में रख लिया गया है, इसलिए वो अपनी उड़ान भरना भूल गए।
पेड़ों की फुनगी, मतलब उसके सबसे ऊपरी भाग पे बैठ के मज़े से झूले लेना, उस पर लटकना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब वो पिंजरे में कैद हैं, तो बस वो सपनों की बातें ही बनकर रह गई हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब उन पर झूलना अब एक सपना ही बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। जस्ट अ मोमेंट। ऐसे थे अरमान, ऐसे थे अरमान। अरमान किसे कहते हैं? अरमान जो मन की इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, उसे कहा जाता है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा, सीमा सरहद जिसे कि बाउंड्री भी कह दिया जाता है, सीमा जैसे भारत देश की सीमा कई देशों से लगती है। तारक मीन्स तारे, तारक चुग, तारक यहाँ शब्द दिया गया है, तारक का अर्थ होता है तारे। अनार, अनार एक फल है, आपने खाया होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, मन में ये इच्छाएं थी कि वह बहुत लंबी उड़ाने भरे, नीले नभ की सीमा पाने पर। वो जहाँ तक आकाश की सीमा है, उस सीमा को पाने तक वो उड़ाने भरे। लेकिन अब उनके वो अरमान भी जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, उनके जो अरमान थे वो मन में ही रह गए हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, किरण सी चोंच खोल, जैसे कि पिक्चर में भी देखो, इसीलिए स्लाइड बनाई है कि लाल किरण सी चोंच खोल, वो चुगते तारक अनार के दाने, अनार के दाने, तारों रूपी अनार के दानों को वो चुगते। तो इसको अब किस तरह से लिखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब उनको कैद कर लिया गया है, उन्हें बंधन में बांध दिया गया है, तो उनके जो मन की जो जितनी अरमान थे, इच्छाएं थी, वो सब समाप्त हो गई हैं। और उनकी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में अंत तक, जहां तक आकाश की सीमा है वहां तक उड़ते, और सूर्य की यहाँ पर किरण, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक नार के दाने। सूर्य की लाल किरणें, लाल किरण, सूर्य की लाल किरणों की बात हो रही है कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी वो अनार के दानों को चुगा करते, तारों रूपी अनार के दानों को चुगा करते। मतलब उनके मन में थी कि जहां तक आकाश की ऊंचाइयां हैं और सूर्य की लाल किरणों के समान वो अपनी चोंच को खोले, जैसे सूर्य सुबह उदय होता है और उसकी किरणें चारों तरफ फैलने लगती हैं, दूर आकाश में छाने लगती हैं, उसी तरह वो अपने चोंच को खोलकर जो रात्रि में तारे जो थे, वो सूर्य के प्रकाश के आने से वो तारे छिप जाते हैं और वे उन अपनी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को वो चुगते। यहाँ पर उपमा की गई है, तुलना की गई है लाल किरण सी चोंच की और तारक अनार में जो है वो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकारों के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तारक अनार मतलब तारों रूपी अनार के दानों की, जैसे छोटे छोटे अनार के दाने होते हैं वैसे तारों की बात यहाँ पर की गई है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। उसके बाद अगर किसी बच्चे को डाउट होंगे तो वो अपना साथ साथ यहाँ पर मार्क करते जाइए, ताकि मैं बाद में डिस्कस कर सकूँ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पेज पर आओ। अब आपका फ्रंट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट बैक साइड पे आ जाओ। होती सीमाहीन क्षितिज से, इसको ध्यान से समझना है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा इसमें जो मीनिंग है वो हिडन है, आप इसको ध्यान से सुनो। होती सीमाहीन क्षितिज से, अब देखो क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज मतलब दूर गगन तक वो स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हैं, काल्पनिक तौर पर, कल्पना के रूप में मिलते नहीं है, पर ऐसा लगता है कि दूर गगन वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हैं, आपस में मिलते हुए से लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो मिलते नहीं हैं, वो एक कल्पना मात्र ही होती है।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब पंखों की होड़ा होड़ी कहने का कि वो जो प्रतियोगिता, होड़ा होड़ी होता है प्रतियोगिता, इट्स अ कॉम्पिटिशन, यू कैन से कि कॉम्पिटिशन। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो वो उस क्षितिज को, उस सीमा को प्राप्त कर पाते, या तनती सांसों की डोरी, या उड़ते हुए उस क्षितिज को पाने की लालसा में उनकी सांसें ही क्यों ना चली जाती। अब इसको किस तरह से करना है? सीमाहीन अर्थ लिखो पहले, जिसकी कोई भी सीमा ना हो, सीमाहीन जिसकी कोई भी सीमा ना हो। और उसके बाद क्षितिज, वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी कह सकते हो प्रतियोगिता को, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता को। सांसों की डोरी का तनना मतलब मर जाना, सांसों की डोरी का तनना मतलब मर जाना। इसमें जो पक्षी हैं वो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें आजाद रहना बहुत अच्छा लगता है और मुक्त रहकर वह उड़ते हुए असीम क्षितिज से मुकाबला करते हैं और उड़कर वह उस क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां तक वो समाप्त होती है, जहां तक वो खत्म होती है। और यहाँ तो धरती और आकाश की जो कल्पना के मिलने की जो कल्पना है, वो स्थान उन्हें, वो उस स्थान को छू पाते हैं, या उस स्थान को छूने की इच्छा में उड़ते हुए वे अपनी जान दे देते हैं। मतलब या तो वो सीमा सीमा को पा लेते हैं या अपनी जान दे देते हैं। मतलब उन्हें अपनी उड़ान से इतना प्यार है कि चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, उनकी उड़ान में बाधा ना डालो, उनकी उड़ान में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। नीड़ ना दो, नीड़ कहते हैं घोंसले को, नीड़ ना दो, नीड़ घोंसले को कहा जाता है। चाहे टहनी का आश्रय, आश्रय होता है सहारा, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न होता है बाधा, छिन्न भिन्न करना अर्थात नष्ट करना। नीड़ का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा, और छिन्न भिन्न करना का अर्थ है नष्ट करना। आकुल मतलब बेचैन, या उतावला भी कह सकते हैं। और विघ्न मीन्स बाधा डालना, किसी के काम में कोई अड़चन डालना को कहते हैं, किसी के काम में कोई इंटरफेयर करना, इसको भी कह सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, टहनियाँ मतलब शाखाएं हैं, उन पर घोंसला ना बनाने दो, चाहे पेड़ों की टहनियों पर हमें घोंसला ना बनाने दो। और या फिर हमारे कोई आश्रय स्थल, जो जैसे कि पेड़ काटते हैं तो पक्षियों के जो रहने के स्थान है वो तहस नहस हो जाते हैं, उनके घोंसले गिर जाते हैं, और जो उनका घोंसला उनका घर है। तो कहता है कि जो आश्रय स्थान है, चाहे तुम हमारे घोंसलों को ही क्यों ना तोड़ डालो, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, हमें इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। चाहे तुम कोई हमें सहारा ना दो, चाहे हमें पेड़ों की टहनियों पर तुम घोंसले ना बनाने दो, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जो परमात्मा ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और हमें उड़ना पसंद है, तुम आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो जो पक्षी उतावले होकर उड़ना चाहते हैं, तुम उनकी उड़ान में कोई अड़चन पैदा मत करो। कहते हैं कि चाहे तुम घोंसला ना दो, चाहे ना बनाने दो, चाहे उनके घोंसलों को तहस, उनके रहने का स्थान जो है उसको तहस नहस कर दो, लेकिन भगवान ने जो पंख दिए हैं, तुम उनकी उड़ानों में कोई विघ्न पैदा ना करो, तुम उनकी उड़ानों में कोई रुकावट पैदा ना करो, तुम उन जो वो उड़ना चाहते हैं उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना करो। और इसमें ना बहुत सारे मुहावरे भी प्रयोग हुए हैं इन दोनों पैराग्राफ्स में। पैराग्राफ देखो, होती सीमाहीन और नीड ना दो, इन दोनों पैराग्राफ्स में मुहावरे भी आए हैं। जैसे सांसों की डोरी का तन्ना एक मुहावरा है, अर्थात मर जाना।
उसके बाद छिन्न भिन्न कर डालना मतलब खत्म कर डालना, एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। होड़ा होड़ी करना, मुकाबला करना, होड़ा होड़ी करना मुकाबला करना, ये भी एक मुहावरा है, सॉरी। विघ्न डालना मतलब बाधा डालना। तो इस जो कविता में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी आए हैं और बहुत सारे मुहावरे भी आए हैं। तो आप इन को साथ ही साथ लर्न कर सकते हो, इनके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हो। और आज का आपका वर्क है कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को नोटबुक पर लिखना है। दैट होमवर्क आई विल असाइन इन द ग्रुप। अच्छे से पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, एक दो बार सुन लेना और पहले अच्छे से समझकर फिर ही आपने जो वर्क आपको असाइन किया गया हो वो आपने करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब मैं ऑप्शन दूंगी कि आप अपने आप को